हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको ट्वेल्थ का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। A charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. How many electrons will be passing in 2 seconds through a cross section of conducting wire carrying 0.7 ampere electric current? So बच्चों यहाँ पे एक कंडक्टर है और हमें फाइंड करना है कि 2 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको डेटा गिवन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको दिया हुआ है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और यहाँ पे करंट की वैल्यू है 0.7 एम्पियर और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पे हम Q की जगह N ही रखते हैं। यहाँ पे हम N को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें मिलेगा IT अपॉन E। I की वैल्यू है 0.7, टाइम है 2 और E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻18। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर इज 2.5 इंटू 10⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इफ 8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, डायमीटर ऑफ द वायर इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो हमको दी हुई है J इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁸ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों जो करंट फ्लो कर रही है वो है 8 एम्पियर। सो I इक्वल्स टू 8 एम्पियर और हमें फाइंड करना है कि ये जो वायर है इसका डायमीटर कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। सो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे करंट डेंसिटी का इक्वेशन यूज करेंगे। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन A। यहाँ पे जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल्स टू उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हम रेडियस की जगह d/2 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा d²/4। सो इस एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। सो हमें मिलेगा I अपॉन पाई d²/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हम d² को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो d² इक्वल्स टू 4I अपॉन पाई J। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू है 3.14 एंड जो करंट डेंसिटी है वो है 2.5 इंटू 10⁸8। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.07 इंटू 10⁻⁻8 और D की वैल्यू मिलेगी 2.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सो यहाँ पे आप mm में कन्वर्ट करेंगे सो आपको मिलेगा 0.2 mm। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। सो बच्चों जो करंट डेंसिटी होती है उसका इक्वेशन है J इक्वल्स टू I अपॉन A और यहाँ पे जो करंट है उसका यूनिट बनेगा एम्पियर और एरिया का यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर। सो करंट डेंसिटी का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू B डैश प्लस A डैश T स्क्वायर। What will be the current at time t equals to 10 second?
सो बच्चों यहाँ पे हमको चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें करंट फाइंड करना है एट पर्टिकुलर टाइम पे। सो बच्चों यहाँ पे हमको इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है। सो इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। सो यहाँ पे हमको इस चार्ज का इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो b डैश प्लस a डैश t स्क्वायर। सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, b डैश कांस्टेंट है सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस a डैश और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। सो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू 2a डैश t और यहाँ पे हमको पूछा है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे करंट। सो यहाँ पे t की जगह हम 10 सेकेंड रख लेते हैं। सो एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड I इक्वल्स टू 2a डैश 10 इक्वल्स टू 20a डैश। सो यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो बच्चों यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा है। वैसे तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, पर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो कहीं भी ओम नहीं है। सो इसका दूसरा यूनिट हमको फाइंड करना पड़ेगा। सो हमको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I। V जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बनेगा जूल पर कूलम, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट है एम्पियर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा जूल अपॉन एम्पियर इनटू कूलम। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। Frequency of an electron performing circular motion is F. So current obtained is dash. So बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना करंट बनेगा। सो करंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है वो होता है टाइम पीरियड। सो यहाँ पे t की जगह हम टाइम पीरियड लेते हैं, और हमें पता है कि जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे बन जाएगा EF। सो करंट I इक्वल्स टू EF जितना बनेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। 4 wires are made up of same materials. Dash wire has maximum resistance. सो बच्चों यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो 4 वायर्स है वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसीलिए उनकी जो रजिस्टिविटी होगी वो चारों की रजिस्टिविटी सेम होगी। सो यहाँ पे हमको मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। सो हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन से वायर में हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। सो हमको रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो जो लेंथ है वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको लेंथ मैक्सिमम चाहिए तो आपको कैसा वायर यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग या फिर शॉर्ट? तो ऑब्वियस है लॉन्ग वायर यूज़ करेंगे तभी लेंथ मैक्सिमम होगी, और लेंथ मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम बनाना पड़ेगा। जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम यूज़ करेंगे तभी उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप कैसा वायर यूज़ करेंगे, थिन या फिर थिक? तो यहाँ पे हमको थिन वायर यूज़ करना पड़ेगा। जब हम थिन वायर यूज़ करेंगे तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम मिलेगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम मिलेगा तब रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, लॉन्ग एंड थिन।
When the temperature of conductor increase, the ratio of its resistivity and conductivity dash. So बच्चों जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब कंडक्टर की रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है एंड जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। और यहाँ पे हमको पूछा है कि रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का रेशियो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम रजिस्टिविटी रो एंड कंडक्टिविटी सिग्मा का रेशियो फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तब बच्चों यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है और जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बढ़ता जाएगा और डिनोमिनेटर है वो कम होता जाएगा। सो हमारा जो रेशियो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। सो हमारा जो रेशियो है वो इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। On applying electric field of 5 into 10 raised to minus 8 volt per meter across a conductor, current density through it is 2.5 ampere per meter square. The resistivity of the conductor is dash. सो बच्चों यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 वोल्ट पर मीटर एंड जो करंट डेंसिटी है वो है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। सो बच्चों यहाँ पे हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू जे रो और यहाँ पे हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हमें मिलेगा E अपॉन जे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 एंड जो करंट डेंसिटी है वो है 2.5। सो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 ओम इंटू मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a unit of EMF of a battery? So बच्चों यहाँ पे कौन सा यूनिट EMF का नहीं है? तो यहाँ पे 3 यूनिट EMF के हैं और 1 यूनिट EMF का नहीं है। सो वो हमको आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे हमको EMF का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। EMF इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज और जो वर्क डन होता है उसका यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम। सो एक यूनिट तो बन गया जूल पर कूलम और जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे दूसरा यूनिट बन गया वोल्ट। यहाँ पे हम जूल पर कूलम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय कूलम। तो EMF का ये तीसरा यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। तो यहाँ पे EMF के 3 यूनिट हमने बनाए, जूल पर कूलम, वोल्ट एंड न्यूटन मीटर पर कूलम। और यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड डी जो है वो EMF के यूनिट है, बट जो न्यूटन पर कूलम है वो EMF का यूनिट नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 volt terminal voltage is 0.2 ohm and current flowing through it is 0.5 ampere. So EMF of battery will be dash. So बच्चों यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमको दिया है 2 वोल्ट, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.5 एम्पियर और हमें फाइंड करना है EMF ऑफ अ बैटरी। सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू E माइनस IR और हमें फाइंड करना है E। सो E इक्वल्स टू हो जाएगा V प्लस IR। यहाँ पे V की वैल्यू है 2 प्लस करंट है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.2। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.1। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2.1 वोल्ट। So correct answer is option C, 2.1 volt. A square is made by connecting 4 resistors of 4 ohm. What is the equivalent resistance between two diagonally opposite points?
सो बच्चों यहाँ पे हमने 4 वायरों को जोड़ के स्क्वायर बनाया है और हर वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं R1 इक्वल्स टू 4 ओम, R2 इक्वल्स टू 4 ओम, R3 इक्वल्स टू 4 ओम एंड R4 इक्वल्स टू 4 ओम। सो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स। सो बच्चों हमारे पास डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए और इसको बोलते हैं पॉइंट बी। सो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ से करंट फ्लो कराते हैं I। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे करंट जाएगा I1, यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे करंट जाएगा I2, यहाँ पे I2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 एंड R2 में दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, इसलिए R1 एंड R2 जो होगा वो सीरीज कनेक्शन में होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। और यहाँ पे सिमिलरली R3 एंड R4 में सेम करंट फ्लो कर रही है, इसलिए R3 एंड R4 भी सीरीज में हो गए। सो पहले हम R1 R2 का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं एंड बाद में R3 एंड R4 का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। सो R1 और R2 का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R डैश। सो R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 ओम। और यहाँ पे R3 और R4 का इक्विवेलेंट को हम बोल देते हैं R डबल डैश, R3 प्लस R4, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे R डैश एंड R डबल डैश ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हो गए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पैरेलल में ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए R डैश एंड R डबल डैश पैरेलल कनेक्शन में हो गए। सो यहाँ पे R डैश और R डबल डैश का इक्विवेलेंट को हम मान लेते हैं R ए बी। सो यहाँ पे R ए बी इक्वल्स टू R डैश इंटू R डबल डैश डिवाइड बाई R डैश प्लस R डबल डैश। सो यहाँ पे R डैश की वैल्यू है 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8। सो हमें मिलेगा 64 डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू 4 ओम। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 4 ओम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which is the dimensional formula for conductance from the given below? So बच्चों जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोलते हैं और रेजिस्टेंस का इक्वेशन है V अपॉन I। सो यहाँ पे बन जाएगा I अपॉन V। सो इसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q। यहाँ पे Q ऊपर चला जाएगा, सो हमें मिलेगा QI अपॉन W। सो यहाँ पे हम कंडक्टेंस को बोलते हैं G। सो हमको मिलेगा G इक्वल्स टू, यहाँ पे हम चार्ज, करंट और वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमको मिलेगा T1A1। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन है A1 और जो वर्क डन है उसका डायमेंशनल फार्मूला है M1 L2 T-2। सो यहाँ पे हमको मिलेगा M-1, यहाँ पे L है 2 ऊपर जाएगा तो L-2, T1 है नीचे -2 है ऊपर जाएगा, सो मिल जाएगा हमको T3 और A2। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट answer. If n number of cells each of EMF E are connected in parallel, the resultant EMF will be equals to dash. So बच्चों हमारे पास n number of cells है और सभी cells का EMF E है और यहाँ पे हम सभी cells को parallel में connect करते हैं, तो हमको बताना है कि उसका equivalent EMF कितना होगा।
तो बच्चों जब हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो हमको ई ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मर्जी चाहे आप जितना भी सेल लगा लो तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको ई ही मिलेगा। सो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे, सो यहाँ पे ए बी सी इनमें से कोई मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है नन ऑफ द थ्री ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Resistivity of material of conducting wire is 4 into 10 raised to minus 8 ohm into meter. Volume of the wire is 4 meter cube and resistance is 4 ohm. Therefore its length will be dash. So बच्चों हमें एक वायर है उसकी लेंथ फाइंड करनी है और यहाँ पे हमको डेटा में गिवन है रजिस्टिविटी रो जो कि है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 ओम इंटू मीटर, और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है वायर का 4 मीटर क्यूब, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इक्वल्स टू 4 ओम और हमें फाइंड करना है वायर की लेंथ। सो बच्चों यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का इक्वेशन यूज करेंगे, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो बच्चों यहाँ पे हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है बल्कि यहाँ पे हमको वॉल्यूम गिवन है। सो यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह वॉल्यूम लाएंगे। सो यहाँ पे हम ऊपर नीचे एल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो हमें मिलेगा रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल। सो यहाँ पे हमें मिलेगा रो एल स्क्वायर अपॉन, और बच्चों यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिला R इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी। यहाँ पे हम एल स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हमें मिलेगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू R वी अपॉन रो, और R की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे है 4, V की वैल्यू है 4 और रजिस्टिविटी हमको गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। यहाँ पे 4 4 कट हो जाएगा। सो हमें मिलेगा 4 इंटू 10 रेज टू 8। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू हमको मिला 4 इंटू 10 रेज टू 8। सो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू 10 रेज टू 4 मीटर, यानी कि 20,000 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Resistivity of potentiometer wire is 2 into 10 raised to minus 4 ohm into meter and its cross-sectional area is 1 meter square. If 1 milliampere current is flowing through it, then what is potential gradient? So बच्चों यहाँ पे resistivity हमको given है rho equals to 2 into 10 raised to minus 4 ohm into meter. Cross-sectional area हमको given है 1 meter square. करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर, और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका फॉर्मूला है V अपॉन L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। V जो है वो होगा आई आर, और आर जो होता है रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। यहाँ पे हम एल को कैंसिल करते हैं, सो हमें मिलेगा आई रो अपॉन ए, और यहाँ पे हम आई रो और ए की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे करंट है 10 रेज टू माइनस 3, रो है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी रो इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई, करंट डेंसिटी J एंड रेजिस्टिविटी रो का रिलेशन बताना है। ये तो एक सिंपल फार्मूला है, आपको फार्मूला सब याद कर लेने हैं, ऐसे भी MCQ बोर्ड में आते हैं। सो ये डायरेक्ट इक्वेशन हमने थियरी में पढ़ा है जो होगा E इक्वल्स टू J रो।
आउट ऑफ द फॉलोइंग हुज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। सो बच्चों यहाँ पे हमको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Fe, Mn और Ag मतलब कि आयरन, मैंगनीज और सिल्वर ये तीनों कंडक्टर है। सो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमको पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पे जो कार्बन है वो सेमीकंडक्टर होता है और उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव मिलेगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बन। EMF of a battery is 2.2 volt. When 5 ohm resistor is connected across the battery, its terminal voltage is 1.8 volt. So internal resistance of battery equals to dash. So बच्चों यहाँ पे पहले तो हम डेटा लिस्ट आउट करते हैं। यहाँ पे EMF हमको गिवन है 2.2 वोल्ट। यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर कनेक्ट किया है बैटरी के अक्रॉस। सो आर की वैल्यू है 5 ओम। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है V इक्वल्स टू 1.8 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, R इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। सो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू है 2.2, V है 1.8 माइनस 1 और R की वैल्यू है 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम 2.2 अपॉन 1.8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाई 18 माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पे हम LCM लेंगे, सो हमें मिलेगा 22 माइनस 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 5। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 18 इंटू 5। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, सो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 9। सो हमको मिलेगा 10 बाई 9 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मिला 10 बाई 9 ओम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉपर वायर is equal to area of square of 2 mm length. It carries a current of 8 ampere. Find the drift velocity of electrons. Density of free electrons in copper equals to 8 into 10 raised to 28 per meter cube. So बच्चों यहाँ पे कॉपर वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमको ऐसे दिया है कि जो 2 mm लेंथ का जो स्क्वायर है उसका जो एरिया होगा वो एरिया हमारे कॉपर वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। वो जो एरिया होगा वही एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। सो यहाँ पे लेंथ हमको दी हुई है L इक्वल्स टू 2 mm। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ से हमको एरिया मिलेगा, स्क्वायर का एरिया होता है L स्क्वायर। सो यहाँ पे मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे करंट की वैल्यू हमको दी हुई है 8 एम्पियर, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है N इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, और हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट I इक्वल्स टू NAVDE, और यहाँ पे हम VD को सब्जेक्ट बनाएंगे। VD इक्वल्स टू I अपन NAE, और यहाँ पे करंट की वैल्यू है 8। यहाँ पे N की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻28। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 इंटू 10⁻6 एंड E की वैल्यू है 1.6 10⁻19। सो यहाँ पे 8 कट हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा
1.56 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, इट्स कंडक्टिविटी विल डैश। सो बच्चों जो वायर की कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी वायर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड नहीं करती है। सो कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। सो यहां पे हम लेंथ में कोई भी चेंज करें या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई भी चेंज करें, उसकी कंडक्टिविटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, रिमेन अनचेंज। A 3-volt battery with negligible internal resistance is connected in a circuit as shown in figure. The current I in a circuit will be. So बच्चों यहाँ पे हमको एक सर्किट दी है और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं R1, ये है R2 और ये है R3। सो यहाँ पे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और हमारे पास वोल्टेज है, सो हमें करंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ R2 एंड R3 सीरीज में है और R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो R1 के साथ पैरेलल में होगा। सो यहाँ पे पहले हम R2 और R3 का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं R डैश। So R dash equals to R2 plus R3, 3 plus 3 equals to 6 ohm. So यहाँ पे R dash and R1 पैरेलल में होंगे। So उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा R dash इंटू R1 अपॉन R dash प्लस R1, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। सो यहाँ पे मिलेगा 18/9 इक्वल्स टू 2 ओम। अब बच्चों यहाँ पे हमको वोल्टेज गिवन है 3 वोल्ट और करंट हमको फाइंड करना है। सो बच्चों हम सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे V है 3 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। सो यहाँ पे हमको करंट मिलेगा 1.5 एम्पियर। सो यहाँ पे मैच होता है ऑप्शन बी के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ। सो बच्चों जो ईएमएफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। पर बच्चों इसके नाम पे मत जाना, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ईएमएफ जो है वो फोर्स नहीं है, ईएमएफ जो है वो वन काइंड ऑफ एनर्जी है। ईएमएफ है एनर्जी। सो ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द फोर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस ऑफ 2 bulb of 200 watt and 100 watt are R1 and R2 respectively, and they can be used with a supply of same voltage, then dash. So बच्चों यहाँ पे हमें 2 बल्ब दिए हैं, बल्ब नंबर 1 और ये है बल्ब नंबर 2। यहाँ पे जो बल्ब नंबर 1 है उसका पावर हमें दिया हुआ है 200 वाट और जो बल्ब नंबर 2 है उसका पावर है 100 वाट। बल्ब 1 है उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस R1 है और बल्ब 2 का फिलामेंट का रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पे हम दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे V और यहाँ पे भी
वी, दोनों को सेम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। सो हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे पावर का, पावर P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो फॉर बल्ब 1 के लिए ये इक्वेशन बनेगा P1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R1 एंड फॉर बल्ब 2 ये इक्वेशन बनेगा P2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R2। और यहां पे हम पावर का रेशियो लेंगे। नाउ P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा R2 अपॉन R1। और यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू हमें पता है, P1 है 200 और P2 है 100 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। यहाँ पे 0 कट हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा R2 इक्वल्स टू 2R1। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The potential difference between two ends of conductor is double the drift velocity dash। सो बच्चों यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। Vd इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। सो बच्चों यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं V इक्वल्स टू ई इंटू एल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E इक्वल्स टू वी अपॉन एल। सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं V अपॉन एल इंटू टाउ। सो बच्चों यहाँ पे जो E होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, M होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, टाउ जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, और L जो होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे जो सारे पैरामीटर है वो चारों पैरामीटर कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल होगी। सो यहां पे बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। सो बच्चों यहां पे हमको इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको बतानी है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक यहाँ पे कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा +2 माइनस। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए, सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे आंसर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोबिलिटी म्यू इक्वल्स टू डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमको मोबिलिटी म्यू का फॉर्मूला बताना है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे J इक्वल्स टू सिग्मा ई। सो यहाँ पे J है वो करंट डेंसिटी है और उसका फॉर्मूला होगा J इक्वल्स टू आई अपॉन ए इक्वल्स टू सिग्मा ई। और हमें पता है कि जो करंट होता है उसका एक फॉर्मूला है NA/VDE डिवाइड बाय A इक्वल्स टू सिग्मा ई। यहाँ पे A कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे हमको मोबिलिटी का इक्वेशन बनाना है। सो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी होता है म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई।
सो यहाँ पे हम वी डी अपॉन ई को एडजस्ट करेंगे. सो हमें मिलेगा वी डी अपॉन ई इक्वल्स टू, सो यहाँ पे एन और ई यहाँ पे नीचे चले जाएंगे. सो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एन ई, और वी डी अपॉन ई को हम बोल सकते हैं मोबिलिटी म्यू. सो म्यू इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एन ई. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डैश. सो बच्चों जो सेमीकंडक्टर होता है वो सेमीकंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है. सो यहाँ पे हमें पूछा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसकी रजिस्टिविटी का क्या होगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Resistivity of material of potentiometer wire is rho. Area of uniform cross section is A. Hence the potential gradient on the wire is dash. So बच्चों यहाँ पे हमें potential gradient पूछा है. तो potential gradient का एक फॉर्मूला है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V अपॉन L. यहाँ पे हम V की जगह लिख सकते हैं IR, और यहाँ R की जगह हम रख सकते हैं रो एल अपॉन ए. यहाँ पे LL कट हो जाएगा. सो हमें मिलेगा I रो अपॉन ए. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मिला I रो अपॉन ए. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक सिंपल इक्वेशन है, उससे हम इजीली उसका यूनिट निकाल सकते हैं. सो उसका इक्वेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा वॉल्ट और ये लेंथ का यूनिट होगा मीटर. सो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट मिला हमें वॉल्ट पर मीटर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.